नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको इस किस्म का प्रोग्राम सोशल मीडिया पर कभी भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। टेलीविजन न्यूज़ पे भी नहीं मिलेगा। अर्थव्यवस्था को कौन कंट्रोल करता है? दुनिया के ऊपर कौन कंट्रोल करता है? दुनिया किसके कदमों में छुपी है? दुनिया के 200 देश कैसे दबाव में आते हैं? उन 200 देशों की डेस्टिनी को कौन कंट्रोल करता है? हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग यानी कि देश अपना बजट भी नहीं बना पाते हैं। बजट भी उनका कोई और बनाता है। सही बात है। ऐसी-ऐसी शर्तें रख दी जाती हैं कि वो देश मजबूर हो जाते हैं कि जो कर्जा उन्होंने लिया हुआ है इंस्टीट्यूशन से, उनके दबाव इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उनके आगे नतमस्तक होके उनकी सारी शर्तें मानने को मजबूर हो जाते हैं। साहूकार, जी हाँ, साहूकार। आजकल दुनिया में पुराने ज़माने के जो साहूकार होते थे, अब नए साहूकार हैं। इन साहूकारों को कहा जाता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, आईआईबी, एआईआईबी। ये दुनिया पे रूल करते हैं साहब। इसके अलावा कुछ और भी छोटे-छोटे से बैंक हैं, वो भी रूल करते हैं। लेकिन इनकी ख्याति बहुत बड़ी है। किसी भी कंट्री को कुछ तकलीफ होती है, तो भाग के इनके पास जाता है कि साहब हाथ जोड़ के पैसे दे दो सर। कोई प्रोजेक्ट लगाना है सर, पैसे नहीं है। कोई डैम बनाना है, सड़कें बनानी है, हाईवे बनानी है, स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनानी है, हेल्थ के प्रोग्राम्स करने हैं या कुछ और करना है। हाथ जोड़ते सर, कुछ प्रोजेक्ट असिस्टेंस दे दो हमको। जो शर्तें कहोगे मानने को तैयार है और शर्तें ऐसी कि इंसान की साँस उखड़ जाए आपको। और कहीं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए लोन चाहिए, तो फिर आप आईएमएफ के पास जाते हैं। और आईएमएफ फिर अपनी वो शर्तें लगाता है कि 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल तो सिर्फ लोन सैंक्शन करने में लगा देता है। और फिर वो शर्तें लगाता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे बजट में होनी चाहिए और ये सारे निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे, तब मैं तुमको लोन। वर्ल्ड बैंक में या एडीबी, आईएमएफ में क्या फ़र्क है? एक्चुअली एडीबी या एआईआईबी या वर्ल्ड बैंक तो एक जैसे ही सारे। लेकिन आईएमएफ सबसे अलग है। वर्ल्ड बैंक, एडीबी वगैरह जो लोन देते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए देते हैं कि एक खास प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए लोन है। कोई हाईवे बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई मेट्रो बनानी है, कोई बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बनाना है या कोई हेल्थ का प्रोजेक्ट है, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जो वायबल प्रोजेक्ट हो। और फिर हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट एक प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर जॉइंट का भी हो सकता है। हो सकता है वो प्राइवेट सेक्टर का भी हो, लेकिन गारंटर हमेशा सरकार होती है। यानी कि अगर प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति कहे कि मैं आप पैसे नहीं दे पा रहा हूं, कभी किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए उसको लोन दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के लिए, तो सरकार उसकी गारंटर होती है कि अगर ये फेल हो जाएगा तो मैं पैसे दूंगा। तो यहां पर सरकारों की बात आ जाती है, सरकार ही जिम्मेदार है, कोई कंपनी प्राइवेट नहीं होती है। तो ये प्रोजेक्ट के लिए लोन वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एआईआईबी देते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए जो लोन दिया जाता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा दिया जाता है। वो कैसे? जैसे कि मेरे को साल में मैंने $12 बिलियन का मैंने इंपोर्ट करना है और मेरे पास तो ले दे के मुश्किल से $10 बिलियन है। और रेमिटेंसेस मिला लो या बाकी जो भी सोर्स से मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है, मेरे पास सिर्फ 10, टोटल मिला के $10 बिलियन है। तो मैं परेशानी में हूँ, तो मैं इंपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आईएमएफ के पास जाता हूँ कि मेरे पास चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं है और बहुत जरूरी चीजें खरीदनी है, तो मुझे आप $2 बिलियन का लोन दे दो। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि मुझे जो सामान खरीदना है, उस सामान सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो उसमें शॉर्ट पड़ रहा है मुझे, उस शॉर्टफॉल का मुझे पैसे दे दो आप। और उसके ऊपर फिर शर्तें आनी शुरू हो जाती हैं। जबकि वर्ल्ड बैंक और एडीबी जब देते हैं तो प्रोजेक्ट बेस्ड देते हैं, लेकिन वहां भी बहुत सारी शर्तें हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट बेस्ड शर्तें होती है। यहाँ पे देशों के ऊपर शर्तें हो जाती हैं। और ऐसे बहुत सारे देश हैं आज दुनिया में जिनके पास फॉरेन करेंसी की बहुत कमी है
और वो बार-बार कटोरा लेके आईएमएफ के पास जाते हैं, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। दुनिया में चौथा देश जो सबसे चौथे नंबर का देश जो सबसे ज़्यादा कटोरा लेके आईएमएफ के पास जाता है, वो पाकिस्तान है। बांग्लादेश भी अभी गया था, उसको भी $4.7 बिलियन लास्ट ईयर उसको भी ग्रांट हुआ आईएमएफ का 3-4 किस्तों में दिया जाएगा। इकट्ठा पैसा नहीं देते ये लोग, किस्तों में तोड़-तोड़ के देते हैं और देखते हैं कि तुम हमारी शर्तें मान रहे हो, नहीं मान रहे हो। जैसे कि अभी पाकिस्तान का बजट आने वाला है, उनका बजट बजट जो होता है जुलाई टू जून होता है, तो उनको कहा जाता है कि तुम डेवलपमेंट के लिए इतने पैसे रखोगे, डिफेंस के लिए इतने पैसे रखोगे, एजुकेशन के लिए इतने रखोगे, इसके लिए इतने रखोगे, यहाँ पर इतना टैक्स बढ़ाओगे, यहाँ पे इतना टैक्स बढ़ाओगे, बिजली के रेट इतने बढ़ाओगे, पानी के रेट इतने बढ़ाओगे, गैस के रेट इतने बढ़ाओगे, पेट्रोल डीजल के रेट इतने बढ़ाओगे, मेट्रो के रेट इतने बढ़ाओगे, बस के फेयर इतने बढ़ाओगे। ये शर्तें रख दी जाती हैं और उस कंट्री को मानने पर मजबूर हो जाना। दुनिया पे रूल कौन कर रहा है फिर? रूल यही बैंक कर रहे हैं साहब, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी। चलिए आज इनका थोड़ा-सा खुलासा करते हैं और इनके बारे में बताते हैं कि ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? और अगर भारत को इस दुनिया पे रूल कर रहे हैं, तो भारत को क्या करना चाहिए? ये कहानी भी मैं आज आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। इंडिया मस्ट फ्लोट ए बैंक लाइक वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, आज भारत इतना बड़ा हो गया है इकोनॉमी के मामले में, चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत, जापान को पीछे छोड़ दिया है। ये अब आईएमएफ का भी डिक्लेरेशन आ गया है कि भारत ने स्लाइटली इस समय इसी हफ्ते में जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है और शायद 1 से 2 साल के अंदर जर्मनी को पीछे छोड़कर थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये लेटेस्ट डेटा हमारे पास है। वन हू लेंड्स द नेशंस रूल्स द वर्ल्ड। वो इंस्टीट्यूशंस यानी कि इनको इंस्टीट्यूशंस कहेंगे ना सबको, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एआईआईबी, जो देशों को पैसे देती है, लोन देती है, वही दुनिया पे रूल करती है। इसलिए अमेरिका राज करता है, जापान राज करता है, चाइना राज करता है। अब ये लैंडिंग 2 तरीके की हो सकती है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे कि वर्ल्ड बैंक देता है, या इट कैन बी फॉर ऑन द आईएमएफ लाइन्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मैंने दोनों का फ़र्क आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आईएमएफ किसके लिए लोन देता है और वर्ल्ड बैंक किसके लिए लोन देता है। लीडिंग बैंक्स ऑफ वर्ल्ड हू लैंड मनी टू नेशंस, ऐसे कौन-कौन से बैंक्स हैं जो कि दुनिया को लोन देते हैं, यानी कि देशों को लोन देते हैं? वर्ल्ड बैंक है, अमेरिका के द्वारा कंट्रोल्ड है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए देता है, टू द नेशंस फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स फॉर पुअर एंड मिडिल इनकम नेशंस। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ कीजिएगा। पुअर एंड मिडिल इनकम नेशंस को, ये अमीर देशों को लोन नहीं दिए जाते। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी अमेरिका का है। फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये भी बताया मैंने फर्क आपको। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एडवाइस टू कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। ये भी ज्यादा करके डेवलपिंग नेशंस ही होते हैं, डेवलप्ड नेशन नहीं होते। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कंट्रोल्ड बाय जापान, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आपको लोन देते हैं। एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कंट्रोल्ड बाय चाइना फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। इसका सेकंड बिगेस्ट जो शेयर होल्डिंग है वो इंडिया की है, 8.5% की करीब अप्रोक्सीमेटली। चाइना करीब 30% पे है। आईएफसी, ये वर्ल्ड बैंक का ही है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक का, फोकस ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये बेसिकली इसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो ये प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स टू द क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज को ये लोन देते हैं। आईडीए, ये भी वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन लोन्स टू वेरी पुअर नेशंस कंट्रोल्ड बाय यूएसए, ऑफर्स कंसेशनल लोन्स इंटरेस्ट फ्री और लो इंटरेस्ट टू द पुअरेस्ट ऑफ नेशंस। एनबीडी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स बैंक के द्वारा, ब्रिक्स कंट्री के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है ये। अगर ये मुझे लगता है कि कुछ और जो इसमें बैंक बताए गए शायद कुछ इसमें प्रॉब्लम है। खैर, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये ब्रिक्स का है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, कैरिबियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरेशियन डेवलपमेंट बैंक है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियंस है, ये भी छोटे-छोटे इस किस्म के बैंक हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैपिटल एंड शेयर होल्डिंग ऑफ मेजर बैंक्स, ये इम्पोर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आईएमएफ के 191 मेंबर हैं। दुनिया में लगभग 200 देश हैं, मैं आपको पहले बता दूं, लगभग 200 देश हैं। तो 191 जो देश हैं वो आईएमएफ के मेंबर हैं। या तो लोन लेते हैं या उसको
पैसे देके डोनेशन के मेंबर्स होते हैं। इनकी जो टोटल वेल्थ है अप्रॉक्सिमेटली जो है, जो कैपिटल से क्या कह सकते हो, करीब 932 बिलियन डॉलर की। ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है एक्चुअली देखा जाए तो। ये भी अमेरिका कंट्रोल्ड है और ये बहुत सारे देशों को हर साल लोन देता है और अभी बांग्लादेश, अर्जेंटीना, पाकिस्तान और ना जाने कितने 100 से ज्यादा देश हमेशा कटोरा लेके इनके पास जाते हैं, भैया पैसे दो। अमेरिका की जो शेयर होल्डिंग सबसे बड़ी है, 17.5% की है। भारत की 2.7 है, चीन की 6% है, जापान की 6.5% है। इंसिडेंटली ये जितने भी मेजर शेयर होल्डिंग्स हैं, चाहे जापान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, हम लोग आईएमएफ से लोन नहीं लेते हैं क्योंकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या नहीं है। हमारे पास इन सब देशों के पास फॉरेन एक्सचेंज की कोई समस्या नहीं है। भारत के पास 680 से 690 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज है, तो हम आईएमएफ के पास नहीं जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के 189 मेंबर्स हैं इसके अंदर। इस कंप्राइज्ड ऑफ सब्सक्राइब्ड कॉलेबल कैपिटल जो है, इसकी लगभग जो कैपिटल टोटल मिला के 318 बिलियन डॉलर है और इसमें यूएसए का जो शेयर है 16.4% है, समझो 16.5% है। सबसे बड़ा शेयर होल्डर इसी का है। अभी आपने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान को 20 बिलियन डॉलर का 10 साल का एक लोन दिया जा रहा है और 20 बिलियन डॉलर टुकड़ों में दिया जाएगा, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए है। और इसकी जो ब्रांचेस है, मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। तो यहाँ भी 318 बिलियन डॉलर की टोटल वेल्थ है, उसमें यूएसए का 16.5% है, यानी कि लगभग 50 बिलियन डॉलर अमेरिका का इसमें इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद ये वर्ल्ड बैंक की शेयर होल्डिंग है, कितनी कितनी है इसमें। वर्ल्ड बैंक की जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईबीआरडी, आईडीए और मीगा, ये इसके अंदर सारा मैंने दिया हुआ है। इसको आप कभी भी चाहे तो पढ़ सकते हैं कि टोटल शेयर कितना है और किसके पास कितने कितने शेयर हैं। जैसे आईबीआरडी जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, तो उसमें करीब 22,01,000 शेयर हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के पास 3,58,000 शेयर हैं और भारत के पास करीब 67,000 के करीब शेयर हैं। खैर, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एक और इंपॉर्टेंट बैंक, 69 नेशंस एज मेंबर्स है उसके अंदर। इसकी कैपिटल लगभग 165 बिलियन डॉलर है कुल मिला के। जापान का 15.67% और अमेरिका का 15.56%। तो ये लीडिंग जो इसके अंदर है जापान है। जापान बेसिकली कंट्रोल्स दिस बैंक। चाइना की 6.4%, इंडिया की 5.8%, ऑस्ट्रेलिया की 5.8%। तो एशिया और पैसिफिक के अंदर ये लोन देते हैं लोगों को। ये लोन सारे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। ये आईएमएफ टाइप का एक ही बैंक है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए देता है, दूसरा कोई बैंक फिलहाल मेरी नजर में नहीं है। एआईआईबी, ये बहुत नया बैंक है, बहुत पुराना बैंक नहीं है। ये चाइना कंट्रोल्ड बैंक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी कैपिटल है करीब 100 बिलियन डॉलर। ये सभी चार बैंकों में, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और एआईबी, इन चारों में ये सबसे कम है, चौथे नंबर पर है। कंट्रोल्ड बाय चाइना, करीब 26.5% जो इसके वोटिंग शेयर चाइना के पास है। भारत के पास लगभग 7.5%, रशिया के पास 5.9 और जर्मनी के पास करीब 4.1% इनके पास है। अब इससे एक बात तो प्रमाणित हो जाती है कि भाई दुनिया के ऊपर रूल कौन कर रहा है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, एआईबी। इसके अलावा छोटे छोटे जो बैंक है वो तो ठीक है, वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये चारों के चारों इतने बड़े हो चुके हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करते हैं। कमाल की बात ये है यहाँ पर कि इसमें दो जो बड़े बैंक हैं, इसमें क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये दोनों अमेरिका कंट्रोल्ड है। लेकिन आईएमएफ की 900 साढ़े 900 बिलियन डॉलर की कैपिटल में से उसकी हिस्सेदारी 17.5% और वर्ल्ड बैंक की 328 सवा 300 करीब बिलियन डॉलर में से 16.5%। तो यानी कि 17% के आसपास अपनी इक्विटी के कारण अमेरिका इन दोनों को रूल करता है। एडीबी जापान नंबर वन पे रूल करता है इसको, वो जापान के द्वारा फ्लोटेड बैंक ही है। और एआईआईबी को चाइना रूल करता है। इन चारों के सामने दुनिया झुकती है। मैं आपको बताऊं, कभी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए आप वर्ल्ड बैंक में एडीबी के पास जाते हैं। लेकिन जो मजबूत देश होते हैं, ये बैंक उनके पास जाते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक, एडीबी है, एआईबी है, जो अगर मजबूत बैंक है, उनको लगता है कि यहाँ पैसे अगर इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट में तो पैसे वापस भी आएंगे। तो वहां पर क्या होता है कि ये लोग फिर ऑफर करते हैं कि आपके यहाँ वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, हम आपको आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। एडीबी भारत आता कहेगा मैं आपको 15 बिलियन डॉलर दे दूंगा, 20 बिलियन डॉलर दे दूंगा, आप इसके अंदर पैसा लगाओ, उसके अंदर पैसा लगाओ। तो भारत के भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं,
उनका भारत सरकार के साथ लिंक बना रहता है। और इसके द्वारा आप समझ पाते हैं कि जो बड़े बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह भी हो गए, एआईआईबी हो गई, ये बड़े देशों के अंदर जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जिसको कि आप कह सकते हो है तो मिडल इनकम कंट्री एक्चुअली सारे वो डेवलप्ड वर्ल्ड को लोन नहीं दिए जाते हैं। जो पूरे डेवलप्ड हैं, उनको लोन नहीं दिए जाते। जो अ, मिडल क्लास कंट्री होते हैं या डेवलपिंग वर्ल्ड होता है, उसी को लोन दिया जाता है। लेकिन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लोग देते हैं। ये आईएमएफ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए देता है। तो हू रूल्स द वर्ल्ड? ये लोग रूल करते हैं पूरी दुनिया को। तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि अगर आप दुनिया पे रूल करना चाहते हो, तो आपके पास एक बैंक होना चाहिए। ये अमेरिका के बाद जापान ने इस बात को रियलाइज़ किया था कि मुझे मेरे पास एक बैंक होना चाहिए ताकि मैं दुनिया पे रूल कर सकूँ, एटलीस्ट एशिया पे मैं रूल कर सकूँ और वो रूल करता भी है। और फिर चाइना को महसूस हुआ, भई ऐसे तो ठीक है देशों को लोन देता रहता हूँ आगे-पीछे करके मैं डेट ट्रैप पे लेता हूँ। लेकिन मेरी इज़्ज़त तब बढ़ेगी जब मैं कोई इंटरनेशनल बड़ा बैंक जो मेरे कंट्रोल का हो, मेरे पास होना चाहिए और मैं उसको दूँगा। और उसमें करीब-करीब 30% की हिस्सेदारी जो है चाइना की है, यानी कि $30 बिलियन चाइना ने एआईआईबी के अंदर झोंके हुए हैं। तो इसका मतलब कंट्रोल क्या हो गए? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का कंट्रोल यूएस से, एडीबी जॉइंट कंट्रोल है लेकिन जापान ही कंट्रोल करता है, जापान एंड यूएस से, एआईआईबी कंट्रोल्ड बाय चाइना। किसके पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है दुनिया में? चाइना के पास $3,200 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। जापान के पास करीब-करीब $1,200 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। स्विट्जरलैंड के पास $822 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है डॉलर का। इंडिया के पास $680 बिलियन। तो चौथा दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है, वो इंडिया है और इवन गोल्ड का भी चौथा, पाँचवाँ बड़ा जो है इंडिया ही उसका बड़ा है। तो इंडिया के पास वो सारी पावर है, जिसे क्या कहते हैं, एक फाइनेंशियल पावर है, जिसके द्वारा कि भारत चाहे तो एक इंटरनेशनल बैंक फ्लोट करके दुनिया को रूल कर सकता है और यही एक तरीका है। इसका मतलब क्या हुआ? सो व्हाट इंडिया शुड डू? तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को वही करना चाहिए जो अमेरिका ने किया, जापान ने किया आईडीबी के द्वारा या चाइना ने किया एआईआईबी के द्वारा। उत्तर बड़ा क्लियर है ना? सॉल्यूशन क्या है फिर इसका मतलब? Float an international bank for nations as member for project assistance or balance of payment with 30 to 50% shareholding like China did with AIIB। ये मेरा कहना है कि 30 से 50% की शेयर होल्डिंग लेके बैंक खोले इंडिया। इट कैन इजीली इन्वेस्ट 10 टू 20 बिलियन डॉलर। अगर 100 बिलियन डॉलर की कैपिटल से खोलना चाहते हो तो इंडिया को 30 से 50 बिलियन डॉलर, यानी कि 50 बिलियन डॉलर से कैपिटल से बैंक शुरू कर सकते हैं और 2-3 साल के अंदर उसको वो 100 बिलियन डॉलर की कैपिटल में ला सकते हैं, जैसे एआईआईबी आया है। और इट कैन इजीली इन्वेस्ट 10 टू 20 बिलियन डॉलर। 10 बिलियन डॉलर क्या होता है? मुश्किल से ले दे के 85,000 करोड़। इंडिया की 50 लाख करोड़ की इकोनॉमी में 85,000 करोड़ क्या होता है? अभी देखा जाए तो करीब-करीब 2.70 लाख करोड़ तो हमको डिविडेंड ही मिल गया आरबीआई से और वो अपने आप पे क्या कहते हैं, $30 बिलियन से ज्यादा है। $30 बिलियन से ज्यादा है। तो हमारे लिए 10 से बिलियन 20 बिलियन डॉलर हर साल लगा देना, इस बैंक में झोंक देना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक तरीका है। आप दुनिया पे रूल करना चाहते हो ना, तो यही एक तरीका है। आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्लोट अ बैंक, इंटरनेशनल बैंक। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसा लगा? बहुत स्पेशल प्रोग्राम था आपके लिए। उम्मीद है फीडबैक देंगे। धन्यवाद।